नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर से खबर सामने आ रही। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले ही खत्म होंगे जिले। छोटे जिलों को खत्म करने में रिव्यू कमेटी सहमत। जयपुर से ये जानकारी। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले ही जिले खत्म कर दिए जाएंगे और छोटे जिलों को खत्म करने के लिए जो है रिव्यू कमेटी सहमत है। 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव टलने की भी संभावना। मंत्रियों की कमेटी सहमत। कैबिनेट करेगी आखिरी फैसला। सरकार के पास 31 दिसंबर तक का वक्त है। कानूनी पेचीदगियों को सुलझा रही सरकार। तो आपको बता दें, गहलोत राज में बने नए जिलों के लिए बनी रिव्यू कमेटी छोटे जिलों को खत्म करने में सहमत है। वहीं वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार जिलों का नए सिरे से पुनर्गठन यानी कि उनकी सीमाएं बनाएगी। और बताया यह भी जा रहा है कि नए सिरे से जिलों की सीमाएं बनने के बाद ही वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जनवरी 2025 में होने वाले 7,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव भी टलेंगे और इसके साथ ही यहां प्रशासक भी लगाए जाएंगे। गहलोत राज में बनाए गए छोटे जिलों को खत्म करके जिलों का पुनर्गठन करने की एक्सरसाइज लगभग पूरी मानी जा रही है। और कानून मंत्री ने भी साफ तौर पर इसके संकेत दे दिए हैं कि बिना जिलों के फैसले के वन स्टेट वन इलेक्शन का काम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और वहीं इसके साथ दावा ये भी किया जा रहा है कि दीपावली के बाद इन मुद्दों पर सरकार फैसला ले सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप सैनी हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, जिस तरीके से छोटे जिलों को लेकर सरकार काम कर रही थी, खत्म करने की जो खबरें सामने आ रही थी, अब उस पर जो है एक्शन में सरकार दिख रही है। क्या कुछ खबर अभी तक निकल के सामने आ रही है? देखिए, राजस्थान में पूर्व से गहलोत सरकार की तरफ से जो जिले बनाए गए थे, उन नए जिलों को खत्म करने के लिए अब जो बजरंग सरकार है वो तैयारी में है। क्योंकि कई जिलों को लेकर सरकार का ये मानना है कि आनंद फानन में अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने ये नए जिलों का गठन कर दिया। और आनंद फानन में ना तो भौगोलिक दृष्टिकोण देखा गया, न ही क्षेत्रफल देखा गया और सिर्फ नए जिलों का गठन करके स्थिति कर ली गई है। वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कई जगह ऐसी है जहां पर अभी जो जिले बनने के जो कंडीशन जो होती है, जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण हो, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण हो, वो तमाम चीजों को पूरी नहीं कर पाते। इसकी वजह से सरकार ये चाह रही है कि अब जो जिले नए बने हैं या तो उनमें मर्ज किया जाए या उन जिलों को खत्म किया जाए। लेकिन सरकार का एक धड़ा इस बात से नाराज भी है क्योंकि जहां हम देखते हैं कि राजस्थान में विधानसभाओं का स्तर बढ़ा है और जहां हमने देखा कि जहां पहले राजस्थान में जो जिले थे अब वो 50 हो चुके हैं, पहले 33 थे, तो 17 नए जिले बनाए गए हैं। उनमें जब हमने देखा कि नई पंचायतें बनी हैं, नए विधानसभा क्षेत्र बने हैं और जब इतना पूरा मामला हो गया तो अब सरकार उन जिलों को खत्म करने की कमेटी जब बनाई गई तो उसमें कानून मंत्री जोगाराम पटेल को नियुक्त किया गया और विधायकों और मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा करके तय किया गया है कि आखिरकार जो जिले छोटे हैं, जो जरूरत से ज्यादा छोटे हैं, उन जिलों को खत्म करें। हालांकि सरकार इस पर दिवाली बाद फैसला लेगी, लेकिन रिव्यू कमेटी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इन जिलों को जब पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया है उनमें जो खामियां हैं उन खामियों को खत्म करके इन जिलों को भी दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अगर इन 17 जिलों को खत्म कर देगी सरकार तो 2025 में जब पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं वहां पर 7,000 से ज्यादा पंचायत समितियां खत्म हो जाएगी। यानी कि राजस्थान में जहां हम आंकड़ा देखते हैं तकरीबन 20,000 पंचायतों का, जो नई पंचायत बन गई है अब 7,000, वो 7,000 पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे क्योंकि वो 7,000 पंचायतें किसी न किसी और जिले के अंदर मर्ज हो जाएगी। तो उन जिलों को जो नई पंचायत मिली है वो पंचायत खत्म हो जाएगी, जो नए लोग सरपंच बने हैं। तो जो उपलब्धता जो कुलदीप, अगर हम देखें तो इन जिन जिलों में खामियां पाई गई है उसको सुधारा भी जा सकता है। अचानक से इनको मर्ज करने या खत्म करने की ही बात क्यों सामने आई? क्योंकि अगर हम देखें तो पूर्व सरकार भी ये कह रही है कि पूरी तरह सब कुछ सही था, लेकिन सरकार जो है अपने मनमाने तरीके से इस पर इस तरह के एक्शन ले रही है। देखिए, जिलों को जब हम देखते हैं कि उनकी जो कमियां हैं वो दूर की जा सकती है, बिल्कुल इस बात में कुछ राय नहीं है, लेकिन
जहां हम देख रहे हैं जयपुर से आज दूदू को अलग जिला बना दिया गया है, जो पहले जयपुर में हुआ करता था। लेकिन आज जब देखते हैं कि जयपुर एक बड़ी सिटी है और अक्सर लोग यहाँ पर हर चीज के लिए जयपुर चले आते हैं। बात सिर्फ ये नहीं, जब दूदू के लोग यही चाहेंगे कि वो जयपुर में ही शामिल रहे, क्योंकि यहीं पर मुख्यमंत्री रहते हैं, यहीं पर गृह जिला है और यहीं पे हर जो बड़े विभाग है वो सारे विभागों के जो हेडक्वार्टर्स है वो जयपुर में ही है। तो दूदू का कोई व्यक्ति ये क्यों चाहेगा कि वो एक नए जिले में रहे जहां पर ना तो विधानसभा है ना और कोई बड़े विभाग है। इसलिए कुछ लोगों की डिमांड है कि उन्हें उन जिलों में ही रखा जाए जो पहले जिले पूर्व में थे। और जब आपने देखा कि जब कमेटी बनाई गई, कमेटी यही तय कर रही है कि किन डिस्टेंस पर जो जिले बनाए गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी उस जिले की सीमाएं खत्म नहीं हो रही है। और जब आप देखने को मिलता है कि कलेक्टर से आपकी गुहार लगाने पहुंचोगे, एसपी से आप गुहार लगाने पहुंच रहे हो और मुख्यालय में आप पहुंच रहे हो, तो 70-80 किलोमीटर आप चलकर आ रहे हो, तो आपका 1.5-2 घंटा शहर में पहुंचने में लग रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिशें जल्दबाजी के साथ की गई, उसका रिव्यू नहीं हुआ। और यही वजह रही कि जब सीमा ज्ञान नहीं हुआ तो जल्दबाजी में कुछ जिले ऐसे बन गए जिनकी आवश्यकता ही नहीं थी। अब उन पर कोशिश कर रही है। हालांकि ये बिल्कुल तय है कि पूरे 17 जिले सरकार खत्म नहीं करेगी, कुछ जिलों को खत्म करेगी और कुछ जिलों को मर्ज करने का काम सरकार की कमेटी करेगी। जिस तरीके से जानकारी जो सामने आई उसके मुताबिक मंत्रियों की कमेटी जो है वो सहमत है और कैबिनेट के हाथ में आखिरी फैसला है, यानी कि आखिरी मोहर जो है कैबिनेट लगाएगी। लेकिन अगर हम जनता की बात करें, जो 17 जिले नए, वहां की तमाम जनता की बात कर ले, उनका क्या मानना है? देखिए, लोगों की ओर से बार बार ये मांग की गई थी कि देखो, हर व्यक्ति जब रहता है किसी जिले के अंदर वो सुविधाओं से परिपूर्ण रहना चाहता है। जब हम देखते हैं कि भारत, हम जब देखते हैं कि तीसरी चौथी बड़ी शक्ति बनती जा रही है, लेकिन एक और हमारी एक ऐसी पंचायतें हैं जहां पर बिजली और पानी की समस्याओं से आज लोग जूझ रहे हैं, तो उन कमियों को दूर करने की मुकम्मल कोशिश सरकारें नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि नए जिले बना दिए और उनमें सुविधाएं नाम मात्र की है, जहां पर ना तो बिजली के रडर लगाए गए हैं, ना ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो लोग कहीं ना कहीं नाराज है। जब नए जिले बन गए तो वहां पर नए मुख्यालय बनने में भी टाइम लगेगा, नए कलेक्टर ऑफिस बनने में टाइम लगेगा। तो या तो सरकार उस चीज को दुरुस्त करे या फिर नए जिला जो बनाए गए हैं उनको खत्म करने की कोशिश करे, क्योंकि आम आदमी को सिर्फ यहाँ जब सरकार से उम्मीद करके वो सरकार बनाए, नई सरकार को भरोसा देता है, तो वो इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो उनके लिए संसाधन उपलब्ध हो वो कराने की कोशिश सरकार करे। बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, जेपीएनआईसी विवाद मामला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी अखिलेश यादव का है। ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी और 813 करोड़ रुपए खर्च कर बनाई गई है बिल्डिंग। सियासत में जेपीएनआईसी पर सबसे अधिक घमासान मचा हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में बनना शुरू हुआ था। तो लखनऊ से यह जानकारी, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जेपीएनआईसी उत्तर प्रदेश का और अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, जो कि इस वक्त सुर्खियों में है, विवादों में है और अखिलेश यादव की सरकार में बनना शुरू हुआ था। 813 करोड़ रुपए खर्च। वहीं अब सियासत में सबसे ज्यादा इस बिल्डिंग को लेकर जो है देखें तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के गेट पर टीन शेड लगाए जाने से समाजवादी पार्टी का गुस्सा जो है पूरी तरह से फूट पड़ा है। और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर भी अखिलेश यादव वहां जाकर श्रद्धांजलि देने वाले थे। हालांकि शुक्रवार सुबह से ही सपा अध्यक्ष के आवास पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे सपा नेताओं का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। रमन, जेपीएनआईसी पर विवाद जो है लगातार जारी है और अब क्या जानकारी, क्या अपडेट इसमें सामने आ रही है? क्योंकि कल भी हमने देखा था अलग ही माहौल था, फिलहाल क्या कुछ माहौल देखे जा रहे हैं? देखिए श्रुति, मैं जहां खड़ा हूं उसके पीछे जेपीएनआईसी बिल्डिंग दिख रही है। सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन अब ये इमारत सिर्फ विवादों को लेकर चर्चा में रहती है और हर साल
जब जयप्रकाश नारायण की जयंती आती है तो ये इमारत सुर्खियों में आ जाती है। आपको बता दें कि इस इमारत के बनने की शुरुआत 2013 में अखिलेश यादव ने की थी। अखिलेश यादव ने इसको, ये ड्रीम प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का माना जाता था। 2016 में लगभग ये 90% बनकर तैयार हो गया और इसके एक स्पोर्ट्स जो ऑडिटोरियम था उसका उद्घाटन भी अखिलेश यादव ने कर दिया। लेकिन फिर 2017 में सियासत बदली और उसके साथ ही इस इमारत के लिए वो दुर्भाग्य दौर शुरू हो गया। 2017 के बाद से आज 2024 चल रहा है। इस इमारत में लगभग 920 करोड़ रुपए लग चुके हैं। 18.5 एकड़ में फैले इस परिसर में आज 920 करोड़ लगने के बाद भी लोगों के अलावा इसमें जीव जंतु घूमते हैं। जिस तरीके से एलडीए ने अखिलेश यादव को रोकने के लिए यह बहाना दिया कि इसमें निर्माणाधीन इमारत है और जीव जंतु हो सकते हैं, उस हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि 920 करोड़ लगाने के बाद में अगर इस इमारत के लिए कुछ बचा है तो सिर्फ जेपी की सन्नाटे में खड़ी मूर्ति और हम चाहेंगे कि आप अपने आसपास जहाँ खड़े हैं वहाँ आसपास के जो अभी हालात है वो भी दिखाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि कल भी बड़ी तादाद में यहाँ जो कार्यकर्ता है, पुलिस और कार्यकर्ता मौजूद थे और दोनों के बीच गए तो यूं जो है हाथापाई ना हुआ। लेकिन हालांकि हालात जो है कंट्रोल में जरूर रहे। लेकिन अभी इस वक्त के क्या हालात है, आसपास क्या माहौल है, वो दिखाई। हालात एकदम से कंट्रोल में है। जिस तरीके से कल जयंती थी और अखिलेश यादव को माल्यार्पण से रोका गया था, उसके बाद मामला जो था वो बवाल में एक हिसाब तब्दील हुआ था। लेकिन आज अखिलेश यादव बगल में ही जो एक लोहिया पार्क बना हुआ है वहां पर गए और लोहिया की पुण्यतिथि पर वहां पर माल्यार्पण किया। ऐसे में हालात जो है वो पूरे नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन कल के विवाद के साथ पीछे के नजारे दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कल माहौल था आज के माहौल में क्या बदलाव देखा गया है। एक बार कैमरा पीछे करिए और बिल्कुल मैं चाहता हूँ राहुल दिखा दे यहाँ पर, क्योंकि अगल बगल सब कुछ नॉर्मल है। कल ये रास्ता बंद था, यहाँ पर आम लोगों की एंट्री बैन हो गई थी। आगे बैरियर लगाए हुए थे, गेट से ही पुलिस सबको रोककर दूसरे रास्ते से की तरफ भेज रही थी। बिल्कुल, अगर हम देखें कल भी जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग शामिल थे, लेकिन आज हालात कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम सपा की बात करें अभी अंदरूनी, क्योंकि वो लगातार सरकार पर भी हमले साध रहे हैं। अखिलेश यादव आज भी कह रहे हैं कि इसके सामने बीजेपी की तमाम विकास जो है फेल है। अभी क्या कुछ राजनीतिक माहौल? बिल्कुल 2017 से ही जेपीएनआईसी सियासत, ये इमारत जो है जेपीएनआईसी की, ये सियासत में ही चर्चा का विषय रह गई। कभी भाजपा अखिलेश यादव पर इल्जाम लगाती, कभी अखिलेश योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम लगाते हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा इसमें जो इसकी जो लागत थी उसके 3 बार बढ़ने को लेकर अखिलेश यादव को घेरते हैं। वही कल अखिलेश यादव ने इसमें 70 करोड़ रुपए घोटाले की बात कहकर योगी सरकार को घेर दिया है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि जेपीएनआईसी में जाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं घोटाला छुपा हुआ है। अगर हम जाएंगे तो हम मीडिया कर्मी भी जाएंगे और घोटाले की तस्वीरें सबके सामने आएंगी। लेकिन आपको बता दें कि सियासी नफा नुकसान में जो नुकसान है वो जनता का है, क्योंकि ये इमारत जो 920 करोड़ रुपए से खड़ी हुई है, ये ना तो अखिलेश यादव के प्राइवेट अकाउंट के पैसे से बनी है और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्राइवेट अकाउंट से बनी है। इसमें जनता के टैक्स की कमाई लगी हुई है, जनता का पैसा लगा हुआ है। ऐसे में 7 साल हो गए हैं ये इमारत अधूरी खंडहर बन के खड़ी हुई है, यानी कि जनता का पैसा अब खंडहर की तरह खड़ा हुआ है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल रमन, लेकिन समस्या क्या है इस बिल्डिंग पर? सियासत अगर हम बात करें क्यों देखी जा रही? क्योंकि पिछली बार भी जयंती के दौरान कुछ यही नजारा दिखा था और इस बार भी वो लगातार जारी। समस्या दोनों तरफ से सियासत बताई जा रही है। अखिलेश यादव का भी कहना है कि माल्यार्पण करने से क्या हो जाएगा। अगर सरकार वहां पर माल्यार्पण करने दे, जयप्रकाश नारायण जी का जो देश के महान आंदोलनकारी रहे, उन्होंने परिवर्तन एक समय पर इमरजेंसी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन किया। वही योगी आदित्यनाथ और भाजपा का कहना है
कि अगर अखिलेश यादव को माल्यार्पण करना है, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनानी है, तो किसी और प्रतिमा पर माल्यार्पण करके मना सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग निर्माणाधीन है। लेकिन ये बिल्डिंग अभी क्यों निर्माणाधीन है? क्योंकि जो बिल्डिंग 2017 में ही लगभग 90% तैयार हो गई थी, वो अभी क्यों नहीं शुरू हुई है? एक समय पर चर्चा चली थी कि इसे पीपीपी मॉडल से चलाया जाएगा, क्योंकि एक आकलन है कि इस इमारत को चलाने के लिए प्रतिवर्ष 70 करोड़ का खर्चा लगेगा, जिसमें तमाम स्टाफ की सैलरी और मेंटेनेंस का पैसा जुड़ा हुआ है, यानी लगभग प्रति महीने 6 करोड़ का खर्चा। पीपीपी मॉडल पे चर्चा भी हुई थी। तमाम प्राइवेट होटल वाली कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों ने तमाम ऑफर भी दिए थे। 100 करोड़ तक की कंपनियां काम करने को तैयार थी, लेकिन अभी तक एलडीए ने और सरकार ने यह तय नहीं किया इस इमारत को किस रूप में चलाया जाएगा। आपको बता दें, 7 साल से खड़ी ये इमारत अब खंडहर में तब्दील। मैं क्या चाहता हूं राहुल जूम करके दिखाएं कि ऊपर से जो इंटीरियर हुआ था वो भी उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर की एसी, अंदर की लिफ्ट, अंदर की लेटर किस कदर से चल रहे होंगे, इसका भी अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 7 साल तक जो चीजें चली ना हो उसकी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, तो यानी कि पूरी तरह से जो है अभी भी हालात वही हैं, जिसका तस पड़ा हुआ है बिल्डिंग का, लेकिन सियासत इस पर लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए। हालांकि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, महंगाई और भ्रष्टाचार उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के सरकार को इस तरह का व्यवहार कल नहीं करना चाहिए था जिस तरह का सरकार ने व्यवहार किया था। और ये बात कहना कि जीव जंतु हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हो, तो जीव जंतु तो सड़कों पर भी हैं, हर जगह हैं, तो क्या हर जगह आना जाना आप रोक देंगे? क्या जीव जंतु से आप पूरा यातायात रोक दोगे? सड़कों पे चलने को रोक दोगे क्या आप? इसी बहाने को लेकर के जीव जंतु हैं। ये केवल समाजवादियों का जो काम था, समाजवादियों का आज भी काम दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है, और उस ऊंचाई से देखो आप तो आप खुद महसूस करेंगे, और उस बिल्डिंग को देखें कि आज के समय में भी वो सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है जो पब्लिक यूज के लिए थी। ये जो ओपन स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क, ये समाजवादियों की देन है। चाहे आपका लोहिया पार्क हो, चाहे छोटे लोहिया जेनेरेशन पार्क हो। अब तो ये सरकार रख रखाव भी नहीं कर पा रही है, तो सोचिए वो महापुरुषों का सम्मान क्या करेगी। जीव जंतु की बात है तो जीव जंतु यहाँ ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ हरियाली है, पार्क है, पेड़ पौधे हैं। हो सकता है जीव जंतु यहाँ हो। ये केवल बहाना था अपनी नाकामी छिपाने के लिए, क्योंकि आज भी जेपीएनआईसी जो बिल्डिंग, जो स्मारक दिखाई देता है, वो भारतीय जनता पार्टी के हर विकास को फीका कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि ये विकास जो है वो उनकी आंखों में चुभता है, उन्हें बुरा लगता है। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं, इनके भाव देखो विनाशकारी हैं इनके। और बढ़ते हैं आगे, रांची से खबर सामने आ रही, पर्यटन और विद्युत निगम में 100 करोड़ की हेराफेरी मामले में ईडी की एंट्री। एजेंसी ने शुरू की कागजातों की जांच। सीआईडी ने मामले में 4 आरोपियों को भेजा जेल। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच करेगी। 100 करोड़ की हेराफेरी का मामला है और अब इसमें ईडी की एंट्री हो चुकी है। तो रांची से यह जानकारी। वहीं सीआईडी ने 4 आरोपियों को मामले में जेल भेजा है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अब मामले की आगे जांच करेगी। तो एजेंसी ने शुरू की है कागजातों की जांच और हेराफेरी मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। 100 करोड़ की हेराफेरी का यह मामला बताया जा रहा है पर्यटन और विद्युत निगम में। रांची से यह खबर। अब आगे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी इस मामले की जांच करेगी। फिलहाल अगर बात करें, एजेंसी कागजातों की जांच कर रही है और पर्यटन विद्युत निगम में 100 करोड़ की हेराफेरी का यह मामला बताया जा रहा है।
तो रांची से ये खबर सामने आ रही है। पर्यटन और विद्युत निगम में 100 करोड़ की हेराफेरी और मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आगे की पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं एजेंसी ने कागजातों की जांच छानबीन शुरू कर दी है। वहीं सीआईडी ने इस मामले को लेकर 4 आरोपियों को भी जेल भेजा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे रांची से हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या है ये पूरा मामला? 100 करोड़ की हेराफेरी का ये मामला बताया जा रहा है। जी देखिए, ये जो है झारखंड पर्यटन विकास निगम और जो विद्युत वितरण निगम का जो मामला है, जो जो तमाम जो निजी खाते से लगभग दूसरे खाते में नियमों के साथ रख करके जो है 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है। हाल में इस मामले के बाद आने के बाद राज्य सरकार जांच शुरू की गई और निजी की रिपोर्ट के बाद जो है वो एसआईटी ने रिपोर्ट दी कि निश्चित रूप से अधिकारियों और वहाँ की जो कर्मचारी है उनके कर्मचारियों से मिले भगत के ये पैसे 100 करोड़ रुपए से अधिक रुपये। अच्छा, मामले में 4 आरोपियों को भी जेल भेजा गया है। क्या उनसे किसी तरह की पूछताछ की गई है? जी बिल्कुल, जैसे एसआईटी की जांच के बाद राज्य सरकार ने सीआईडी को जांच की और सीआईडी ने जांच के बाद 4 उनके कर्मचारियों तथा बैंक कर्मियों को भी इससे जेल भेज गए। लेकिन मामला यहाँ तक ही नहीं मिला। जब ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का आया तो ईडी उस पर हस्तक्षेप की और ईडी आदेश पर क्या है कि पूरी मामले पर ये जांच करेगी। जब जांच हो तो निश्चित रूप से एसआईटी के तहत जो भी जांच की गई है तो निश्चित उसमें जो भी अनियमितता मिले जाएंगे, जो भी कर्मचारियों पर जो भी आरोप लगेगा तो निश्चित रूप से उन पर भी गाज गिरेगी। जिस प्रकार से लगातार ये मामला लगभग 6 महीनों से अधिक था, लेकिन हालांकि सरकार एसआईटी जो है इसको दबाने की कोशिश की है। लेकिन ये मामला जब मामला पूरा ये हो गया उसके बाद जब सीआईडी को प्रूफ किया उसके बाद सक्रिय हुई है सरकार और उसके बाद अब जो है अब ईडी इसको कार्रवाई करेगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाला समय जब ईडी जांच करेगी, बारीकी से जांच होगी, उनकी सरकारी दस्तावेजों की जांच होगी तो निश्चित रूप से लगता है कि जो भी एसआईटी की टीम है उनके कर्मचारियों की उनकी गिरफ्तार और ये जो फरिश्ते जो भी होंगे वो लंबे हो सकते हैं। बिल्कुल अजय, अब जो है ईडी की बताया जा रहा है ईडी जो है इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आगे जांच करेगी। लेकिन अभी जो है एजेंसी की ओर से कागजातों की जांच और छानबीन शुरू कर दी गई है। कागजातों में क्या कुछ मिले हैं, क्या इसको लेकर किसी तरह की जानकारी? देखिए, इसी साफ तरीके से जो कर्मचारी हैं वहाँ के जो निगम से निगम के जो कर्मचारी हैं उनकी गलत तरीके से दूसरे अकाउंट्स में मेरे बैंक के सहारे उनके विभागीय सरकारी खजानों से सीधे दूसरे निजी बैंकों में खाते में जमा की कराई है। तो इसके लेकर के जो है जो वहाँ के जो कैशियर लेखापाल और कैशियर है जिला प्रशासन उनको भी हिरासत में लिया गया। केंद्रीय बैंक के जो भी प्रबंधक है अमरजीत कुमार भी उनको हिरासत में लेगा और सरकार प्रताप सिंह। बिल्कुल अजय बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे रावण दहन। आजादी के बाद से हो रहा है रावण दहन का कार्यक्रम। इस बार 65 फीट ऊंचा रावण दहन किया जाएगा। आतिशबाजी होगी बेहद मनभावन। रावण चक्र से निकलेगा तिरंगा का रंग। तो विजयदशमी के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन और आतिशबाजियां इस दौरान होंगी। और बताते चले इस बार 65 फीट ऊंचा रावण बनाया गया है और आजादी के बाद से ही रावण दहन का कार्यक्रम विजयदशमी के मौके पर किया जाता रहा है। और अजय पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, अब जो है विजयदशमी का त्योहार है और ऐसे में हम देखें देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन की पूरी तैयारियां जम कर दिखाई दे रही है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। अगर हम रांची की बात करें, झारखंड की बात करें, वहां किस तरह का माहौल है? क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण दहन करने वाले आज। निश्चित रूप से देखिए आज एक उत्सव है और आज लगे कि आज दिन जो बुराई और जो अच्छाई का दिन है। निश्चित रूप से आज जो है झारखंड के लिए एक बड़ा मैसेज के रूप में जाएगा और आज मोराबादी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रावण का दहन करें। इसकी तैयारी लगातार कई तरह से की जा रही है और इसको लेकर के जो लगातार समझ सकते हैं कि झारखंड में आजादी से पहले पंजाबी हिंदू बिरादरी जो है ये कार्यक्रम हमेशा आयोजन करता रहा है और ये एक खास तरीके से पूरी राज्य में सबसे अनोखा और अलग तरीके से खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य मंत्री
संजय सिंह के अलावा तमाम मंत्री जो है विधायक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और निश्चित रूप से मुझे एक संदेश झारखंड को देंगे। समझेगी तो चूंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है और निश्चित रूप से मंच पर वो साझा भी करेंगे मुख्यमंत्री और अपने राज्यवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाओं के साथ विपक्षियों को भी निकालना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो है आज का कार्यक्रम निहत जो है राज्य के लिए सबसे सुखद और सगुन वाला होगा। जी बिल्कुल, यानी कि देश भर के तमाम अलग अलग जगहों से बड़े ही मनभावन जो है तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।